नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार अभियान। घर घर जाकर वोट मांगने का सिलसिला शुरू। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। 21 अक्टूबर को मतदान और 24 अक्टूबर को मतगणना। महाराष्ट्र की सतारा और बिहार की समस्तीपुर लोकसभा समेत 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी थमा प्रचार। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही 21 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। वैश्विक मंदी से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत। वॉशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। संरक्षणवाद की जगह बहुपक्षवाद अपनाने की अपील। IMF ने कहा, कॉरपोरेट टैक्स घटाने से भारत में निवेश को मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के निर्माण के लिए रचनात्मकता के इस्तेमाल पर जोर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मनाने को लेकर कला और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के साथ संवाद। महात्मा गांधी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए फिल्म और टेलीविजन के कलाकारों से काम करने की अपील। और ब्रिटिश संसद के विशेष सत्र में ब्रेक्जिट समझौते के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान। यूरोपीय संघ से निकलने के लिए 3 महीने का और समय लेने के पक्ष में वोटिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सांसदों से नए प्रस्ताव के लिए मांगा था समर्थन। और बुलेटिन की शुरुआत में बात विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वैभव के पास। शुक्रिया अभिलाषा। चुनावी रण 2019 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज आखिरकार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शाम 5 बजे थम ही गया। सियासी धुरंधरों ने चुनावी शतरंज में एक से बढ़कर एक सियासी चालें चली, पर सत्ता की चाबी तो जनता जनार्दन के पास है। इसलिए जितने तरीके से जनता को लुभाया जा सकता था, चुनावी दलों ने अपने हर अंदाज में पूरी कोशिश की। जहां सत्ताधारी बीजेपी ने राज्य और केंद्र के कामों को भुनाने की जबरदस्त कोशिश की, तो वहीं विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरकार आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने कई चुनावी रैलियां की। कांग्रेस नेताओं ने भी प्रचार किया। इसके अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। सियासी शतरंज में किसका पलड़ा भारी हो जाए, ये आखिरी तक कहा नहीं जा सकता। बहरहाल 21 अक्टूबर को जनता अपने फैसला EVM में कैद करेगी और 24 अक्टूबर को दोनों राज्यों के परिणाम सामने आएंगे। तभी पता चलेगा कि जनता ने किसे पहनाया है सत्ता का ताज। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए पिछले 23 दिन से चल रहा चुनाव प्रचार थम गया। दोनों राज्यों में चुनावी मैदान में उतरे राजनीतिक दलों ने रैलियां, रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सिरसा और रेवाड़ी में चुनावी सभाएं की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और मतदाताओं से बीजेपी को एक बार फिर सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र के नवापुर, अकोला और करजत में रैलियां की। उन्होंने राज्य में एक बार फिर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने
मुंबई में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने दोनों राज्यों में पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगा। पिछले 23 दिन से चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए 16 रैलियां की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 28 रैलियां और रोड शो किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में 7 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार थमने के बाद उम्मीदवार और नेता अब घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। वहीं चुनाव आयोग निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना का काम 24 अक्टूबर को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। 2014 विधानसभा चुनाव में सभी बड़ी पार्टियों ने अलग होकर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी शिवसेना साथ है तो वहीं कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन है। सोमवार के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन आमने सामने है। बीजेपी शिवसेना के साथ 3 छोटी पार्टियां आरपीआई, आरएसपी और रैयत क्रांति पार्टी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने जहां 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं शिवसेना के 126 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस ने 147 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो एनसीपी 121 सीट पर जोर आजमाइश कर रही है। बीएसपी ने भी 262 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारा है। यहाँ 1400 निर्दलीय और 892 अन्य दलों के उम्मीदवार भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन तो है, लेकिन दोनों ही पार्टियां 2 सीटों माण और कनकवली में आमने सामने हैं। राज्य में इस विधानसभा चुनाव में कुल 3237 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 235 महिलाएं हैं, जबकि 3001 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। प्रत्याशियों की संख्या के लिहाज से नांदेड़ दक्षिण में सबसे ज्यादा 38 उम्मीदवार दांव आजमा रहे हैं, तो वहीं चिपलुन में सबसे कम महज 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कुल 96,661 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में 1,79,895 बैलेट यूनिट, 1,26,505 कंट्रोल यूनिट और 1,35,021 वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। क्षेत्रफल के लिहाज से धारावी सबसे छोटी विधानसभा है, जबकि अहेरी सबसे बड़ी विधानसभा है। वहीं मतदाताओं की संख्या की बात करें तो वर्धा सबसे छोटा है। यहाँ 2,77,980 मतदाता हैं, जबकि पनवेल में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ मतदाताओं की तादाद 5,54,827 है। महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 2 लाख के पार है। महाराष्ट्र में इस बार कुल 8,97,22,019 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिनमें 4,68,75,750 पुरुष, 4,28,43,635 महिलाएं हैं। इनमें सेवारत मतदाताओं की संख्या 1,17,581 है। मतदाताओं में इस बार 1,06,76,013 मतदाता 18 से 25 साल के बीच की उम्र के हैं। इनमें 60,93,518 पुरुष और 45,81,884 महिलाएं शामिल हैं, यानी 15% मतदाता युवा हैं, जो राज्य का भविष्य तय करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ये बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं। 90 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दलों के
कुल मिलाकर 1169 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 104 महिला उम्मीदवार हैं। इस बार 3,82,000 ऐसे मतदाता हैं जो प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अहिरवाल की भूमि। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस ने जहां सभी 90 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीएसपी भी 87 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। आईएनएलडी ने 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं इस बार छोटी पार्टियों के 434 और 375 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रदेश में कुल मिलाकर 1169 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस बार के चुनाव में महिला प्रत्याशियों की तादाद काफी कम है। कुल 1169 उम्मीदवारों में से 1064 पुरुष प्रत्याशियों के मुकाबले महज 104 महिलाएं ही चुनावी रण में उतरी हैं। अब चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए आयोग ने 19,578 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें से 153 सहायक मतदान केंद्र हैं। इस बार चुनाव में 29,400 बैलेट यूनिट और 27,611 वीवीपैट मशीनें भेजी गई हैं। वहीं चुनाव में 24,899 कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिहाज से इस बार हांसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 25 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। वहीं अंबाला कैंट और कुरुक्षेत्र के शाहबाद एससी सीट से 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा में आकार के लिहाज से नारनौल सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है। यहां कुल 1,44,006 मतदाता हैं। वहीं बादशाहपुर सबसे बड़ी विधानसभा है। यहां कुल 3,96,281 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। दिलचस्प यह है कि कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में महज नारनौल ही एक ऐसी सीट है जहां मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख से कम है। 47 विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है। वहीं 42 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ऊपर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1,82,570 मतदाता हैं, जिनमें 97,74,543 पुरुष और 85,07,775 महिलाएं शामिल हैं। कुल मतदाताओं में से 3,82,446 ऐसे हैं जो 18 से 19 साल के हैं, जिनमें 2,65,975 लड़के और 1,16,430 लड़कियां शामिल हैं। युवा मतदाताओं में से कई ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और ऐसे मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की खाली सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं साथ ही साथ लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के लिए आए, जोरदार नारा लगाएंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ विधानसभा उपचुनाव का भी प्रचार शनिवार को थम गया। जिन 17 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 6, केरल और बिहार की 5-5, पंजाब और असम की 4-4, सिक्किम की 3, तमिलनाडु, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की 2-2, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की 1-1 सीट शामिल है। वहीं बिहार की समस्तीपुर और महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार की समस्तीपुर सीट से कुल 8 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद चुने गए रामचंद्र पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सतारा सीट यहां से सांसद चुने गए शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। उदयनराजे पहले एनसीपी से सांसद चुने गए, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उदयनराजे बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन सभी सीटों पर भी 21 अक्टूबर को ही वोट डाले जाएंगे। वहीं उपचुनाव की मतगणना भी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह 24 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
फिलहाल विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लौटते हैं मेरी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास। शुक्रिया वैभव। आइए यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। बने रहिए हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन की टीम आ पहुंची है अंडमान में। हम आपको रूबरू कराएंगे उस समुद्री खजाने से जो कि मनुष्य के फूड चेन के लिए एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है। तो अभी आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये अंडर वाटर कैमरा है और अंदर के जो समुद्री खजाना है वो इसमें पूरा कैप्चर होगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट अंडमान का खजाना, रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को मनाने को लेकर फिल्म उद्योग से इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने को कहा है। फिल्म और टेलीविज़न जगत के लोगों के साथ आज अपने आवास पर उन्होंने बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रचनात्मकता में अपार शक्ति है और राष्ट्र के निर्माण के लिए रचनात्मकता की भावना का इस्तेमाल ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए फिल्मों और टेलीविज़न की दुनिया के कई लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी काम के तारीफ की और इस मौके पर अभिनेता आमिर खान और शाहरुख खान ने बापू के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की और भरोसा दिलाया कि बापू के विचारों के प्रसार के लिए फिल्म जगत और टेलीविजन के लोग काम करेंगे। Well, it was a really wonderful interaction that we had with the Honorable Prime Minister today. And, I think it was lovely to hear his thoughts, and he was very inspiring, very warm, and very deep in what he had to say. What do you think? No, I also feel the fact that film industry can get self-obsessed, and it's important that we create work which sends out messages. And it does not mean that film should only be about messages, but in an engaging and entertaining manner, if we can involve everybody. And I think this kind of interaction was really good. Yeah, it's very nice that all of us will get very encouraged. Yes, thank you. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में शामिल हुई और इस दौरान विश्व आर्थिक स्थिति और ग्लोबल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। विश्व अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों पर स्थिरता पर बातचीत हुई और इस मौके पर उन्होंने वैश्विक मंदी के असर को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई करने पर जोर दिया है और वैश्विक आर्थिक विकास के लिए बहुपक्षवाद की भावना का ध्यान रखने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रेड वॉर और संरक्षणवाद के चलते पैदा हुई अनिश्चितताओं का पूंजी, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक मंदी के संकट से निपटने के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके लिए मजबूत वैश्विक तालमेल की जरूरत बताई। इसके अलावा IMF के संसाधनों और प्रशासन पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के इतर कई देशों के वित्त मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। निर्मला सीतारमण अमेरिका के वित्त सचिव स्टीवन से भी मिली और कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर उनसे बात की। वित्त मंत्री ने इटली, किर्ग गणराज्य, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव के वित्त मंत्रियों से मिलकर द्विपक्षीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा की।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में कॉरपोरेट टैक्स को घटाने के फैसले को सही कदम बताया है। IMF का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले से भारत में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना है। IMF के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर चेंगयांग री का कहना है कि भारत को राजकोषीय स्थिति के समक्ष चुनौतियों का समाधान करना चाहिए ताकि इस मोर्चे पर दीर्घकालिक मजबूती बनी रहे। साथ ही उन्होंने भारत को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की समस्याओं का समाधान करने पर भी जोर दिया। चेंगयांग री का कहना है कि पिछले 2 तिमाहियों की सुस्ती को देखते हुए इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान है, जो बढ़कर 2020 में 7% हो जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनीला में भारत फिलीपींस व्यापार सम्मेलन और चौथे आसियान भारत व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि फिलीपींस आसियान क्षेत्र में भारत का स्वाभाविक साझेदार है। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश नई टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का मेक इन इंडिया और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का कार्यक्रम फिलीपींस का निर्माण कार्यक्रम के तहत दोनों पक्षों में कंपनियों और निवेशकों के लिए व्यापक अवसर मौजूद है। Philippines is our natural partner in the ASEAN region. In recent years, we have seen an upswing in bilateral trade and investment. We need to not just maintain the present momentum, but to accelerate it further. Both India and the Philippines are among the fastest growing economies. Both possess large, young and aspirational population. Both are invested in new technologies, innovation and startups. Both are services powerhouse and both are committed to inclusive growth, fighting corruption and bringing about transformative changes in people's life. India's Make in India and Next Generation infrastructure programs and the Philippines Build infrastructure initiative present immense opportunities for companies and investors on both sides. इसके अलावा राष्ट्रपति ने मनीला में फिलीपींस इंडिया पेडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने उन बच्चों के माता पिता से मुलाकात की जिनका भारत में लीवर प्रत्यारोपण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमारे यानी भारत फिलीपींस के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने फिलीपींस और भारतीय मेडिकल संस्थानों के बीच सहयोग को बेहद अहम बताया और कहा कि इससे इलाज की लागत कम हुई है। I am indeed moved by the experiences shared by the parents of the babies. At the same time, I am glad that the Indian medical institutions involved in the project are working with their counterparts in the Philippines to see how the success rate as well as the costs of similar transplant in the Philippines could be brought down. राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने राज्यसभा में शिरोमणि अकाली दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। ढींडसा ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा गुरुवार को राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को भेज दिया है और शुक्रवार को पार्टी को भी सूचित कर दिया है। हालांकि ढींडसा ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा देने के लिए कोई कारण नहीं दिया। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने ढींडसा के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी ने इस साल जून में राज्यसभा में अपने नेतृत्व में बदलाव के बारे में संसदीय कार्य मंत्री को पहले ही सूचित कर दिया था। राज्यसभा महासचिव को भी इसकी एक प्रति भेजी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL के परिसरों पर छापे मारे। ये छापे मुंबई और आसपास के जगहों पर मारे गए हैं। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मिर्ची के साथ कथित संबंध के कारण DHFL के 14 परिसरों पर छापे मारे गए हैं। जांच में पता चला था कि DHFL द्वारा सन बलिंग रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया 2186 करोड़ रुपए का ऋण दुबई में दाऊद की कंपनी तक पहुंचाया गया।
और अब बात करते हैं ब्रेक्जिट की। ब्रिटेन के संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के विशेष सत्र में आज प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ब्रेक्जिट समझौते के ताज़ा प्रस्ताव पर बहस के बाद मतदान हुआ। इसमें सांसदों ने उस संशोधन का समर्थन किया जिसमें यूरोपीय संघ से निकलने के लिए 3 महीने का और समय लेना होगा। ब्रिटिश संसद के विशेष अधिवेशन में ब्रिटिश सांसदों ने 306 वोटों के मुकाबले 322 वोटों से ब्रेक्जिट समझौते के निर्णय को टालने का फैसला किया। सांसदों ने कहा कि वो समझौते के अध्ययन करने के लिए और समय चाहते हैं। इस संशोधन में सरकार को ब्रेक्जिट के लिए अगले साल जनवरी तक का समय मांगने का अनुरोध किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा था कि उनका प्रस्ताव इस जटिल ब्रेक्जिट प्रक्रिया से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है और इसके पक्ष में मतदान की उन्होंने अपील की थी। Well, Mr. Speaker, I'm afraid that the Right Honourable Lady is not correct in what she says. वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने इस मामले में जल्द से जल्द अगले चरण के बारे में सूचित करने की गुजारिश की है। और अब क्रिकेट की बात करते हैं। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में 3 विकेट पर 224 रन बना लिए हैं। रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट सस्ते में गंवा दिए। इसके बाद ओपनर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को हावी नहीं होने दिया। हिटमैन रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड बनाने के साथ इस सीरीज में अपना तीसरा शतक पूरा किया। रोहित शर्मा अब तक इस सीरीज में 17 छक्के लगाकर एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा 117 रन बना चुके हैं और उनके साथ अजिंक्य रहाणे 83 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। नमस्कार।